3 बार ओम मंत्र के जाप से शुरू करेंगे। लंबी सांस लीजिए। और फिर उंगलियां के ऊपर, आंखें खोलें, उंगलियां खोलें, कानों को ताप दें, चेहरे को ताप दें, माथे को, सर को, गर्दन को, दोनों बाजू, मध्य भाग। तो कल हमने हाथों के और टांगों के मर्म लिए थे। आज हम पहले धाड़ वाले मर्म ले लेते हैं, उसके बाद सर के मर्म लेंगे और उसके बाद फिर हाथ और टांग के मर्मों को रिवाइज कर लेंगे। तो हमने 8 मर्म लिए थे, पानी और ओर भी। अब इसके बाद ये जो फ्लैट एरिया है, इस फ्लैट एरिया में एक मर्म है। तो इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं कि इस जगह पर आप देखोगे तो ये 4 उंगली ऐसे अंदर को चली जाती है, गड्ढा सा है, आगे पीछे हड्डी है और बीच में 4 उंगली ऐसे जाती है नीचे, ये ना। तो मर्म इसके गड्ढे में है। कहाँ पर है ये चीज जानते हैं, मतलब एक ही उंगली, एक ही पॉइंट है उस गड्ढे में, काफी लंबा, 4 उंगली जा रही, इससे लंबा है। तो कहाँ पर है उसको जानने के लिए क्या करते हैं कि ये हम कोहनी से और पूरा सीधा लगभग 45 डिग्री और अंगूठा गर्दन से टच करा दीजिए। अंगूठा गर्दन से टच, तो बीच की उंगली आप उसी गड्ढे के पास होनी चाहिए। जैसे अगर आगे चला गया है तो वापस ले आइए, अगर नीचे है तो थोड़ा ऊपर उठा लीजिए, और जहां पर भी बीच की उंगली टच कर रही है वही मर्म है। बीच की उंगली से वहीं पर आप ऐसे गड्ढे में उस उंगली को सिलाइए, तो आपको पेन हो सकता है अगर इश्यू है, और इश्यू नहीं है तो नहीं। तो इसका नाम है अंश मर्म। तो पहले दाहिनी तरफ करना है, राइट साइड, उसके बाद सेम चीज इधर। तो वही है कि बिल्कुल स्ट्रेट, हाँ ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं रखना है, सीधा और गर्दन से टच करता हुआ 4 उंगली मिला के, तो खुली नहीं होनी चाहिए। हाँ, अब ये जहाँ पर बीच की उंगली है वही मर्म है और उसी गड्ढे में आप उसको डिगिंग करिए। थोड़ा
क्या है कि कुछ लोगों के इधर ये मसल्स काफ़ी स्टिफ होगी तो उनको नहीं मिलेगा, तो प्रेस करना है तो फिर वो मसल्स ढीली पड़ेगी और तब आप उसमें, तो वैसे अंदर को जाता है। हाँ, तो इसका नाम है अंश। तो ये मर्म, इन दो मर्मों के साथ ये हाथ का मूवमेंट बिल्कुल फ्री कर देता है। अगर हाथ का मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड हो रहा है, नहीं उठ रहा है, पेन हो रहा है, तो ये दो मर्म और साथ में ये मर्म कर लेने से हैंड मूवमेंट खुल जाएगा। और जिस मैंने आपको बताया था वो पोलैंड में जो उसका हाथ यहाँ बना हुआ था, उस समय तो डॉक्टर साहब ने केवल यहाँ पर छुआ था, इधर तो गए ही नहीं। तो पता नहीं यहाँ पर कौन सी क्या ये नाड़ी थी जिसको उन्होंने टच किया कि वो हाथ उसका ऐसे सीधा हो गया। तो ये 3 मर्म अगर हम कर लेते हैं तो हैंड मूवमेंट और ये शोल्डर, फ्रोजन शोल्डर की शिकायत भी आपकी रिलीज हो जाएगी। तो ये मर्म 3 मर्म हो गए। अब 2 मर्म हमारा ये जो शोल्डर ब्लेड है, इस ब्लेड के ऊपर है। तो इन 2 मर्मों को जानने के लिए फिर से एक somebody will come here। और अभी आपको ये उतारना पड़ेगा। अंदर बनियन दे रही से निकाल है बेटा, कहीं वांधो नहीं। अच्छा निकाल दे इधर रेवा निकाल दे जो निकालना तैयार है, जो ऊपर निकाल दे। गुड बॉय। अभी देखिए इसका सिटिंग पोस्चर देखिए। तो ये जो कर्व है ना, ये बच्चों को आपने अभी से बताना है कि बेटा ये बिल्कुल ये पोजीशन, दिस इज द राइट पोजीशन। तो सबको प्रयास करना है कि हमने ये पोस्चर ले लेने से आप देखिए कि पूरा ब्रेन से, और ये बड़ा स्टेबल है, तो इसमें आगे पीछे गिरना ये नहीं होगा। तो अभी जो मैंने आपको ये अंश मर्म बताया था, तो ये फ्लैट एरिया है और यहाँ पर ये आसानी से चारों उंगली जा रही है, और ये वाली उंगली, तो ये यहाँ पेन है। हाँ यार कितना गुड। तो ये तो अंश मर्म हो गया। ये शोल्डर ब्लेड है, ऐसे ये शोल्डर ब्लेड है। तो एक मर्म तो इसके यहाँ बीचों बीच में है, लगभग इस जगह पर। ये बीच की जो स्पाइन है, अब ये सीख लो कि हर समय ऐसे ही बैठना है। तो ये तो स्पाइन है, तो अलाउंग दिस हम छूते रहते हैं। हमारी जो मर्म की लाइन है वो इधर दोनों तरफ चलेगी ऐसे, और जनरली तो 4 उंगली तो इनकी 4 उंगली, मेरी 4 उंगली एक ही बराबर है। तो अगर मैं ऐसे अपनी 4 उंगली रखूंगा तो हमारी जो मर्म लाइन है वो इधर ही, ये आ गई और ये आ गई। जहां पर ये शोल्डर ब्लेड आ रहा है बस इसके ऊपर आती है। तो एक तो यहाँ ये बीचों बीच में है इसके, और दूसरी इसकी जड़ में है। तो ये यहाँ से उसी एक लाइन पर चलते हैं और फिर पूरा ऐसे चलेंगे और नीचे को जाएंगे। यहाँ पर ये दो थोड़े से हल्के से डिप्रेशन है, तो ये भी मर्म है। यहाँ पर मर्म है, जो आखिरी इनकी पसली है, इसकी जड़ में मर्म है,
तो इस तरह से ये हमारे मेन मर्म है जो इस पुस्तक में सब दिखाए हुए हैं। तो जो लोकेशन है, जब हम यहाँ पर ऐसे ये लगाते हैं अपना कमर में, तो हमारा अंगूठा ठीक इसी और बिल्कुल इस अंदर को दबाओ, उस हाथ को दबाओ, तो यहाँ से इसकी जड़ है। So these 2 points are the पार्श्व संधि मर्म। अभी ये सब अच्छा दिख रहा है, देखिए इस समय एक फोटो भी ले सकते हैं आप कि ये पूरा दिस इज विजिबल। तो ये हमारा बृहति मर्म, ये हमारा अंश फलक मर्म, और यहाँ ऊपर ये अंश मर्म। तो अंश फलक, बृहति और ये पार्श्व संधि, संधि जोड़। तो ये जो पसली है और इधर नीचे लोअर बॉडी है, तो ये दोनों का जोड़ है, तो इसको पार्श्व संधि कहा है। इसके बाद फिर ये हम और नीचे आते हैं, जहां पर ये बैठे हैं तो उसको कहते हैं कटितल, और यहाँ पर ये हल्का सा डिप्रेशन हमें नजर आता है, इसको कहा जाता है कुकुंदर। और 2 मर्म इधर और इधर है, जिनको कहा जाता है नितंब, मतलब ये जो नितंब है। तो इस तरह से ये बैक में एक मर्मों की लाइन है। मैं इनका पीठ रखूंगा नहीं तो मैं लाइन खींच के भी बता सकता था, पर क्योंकि पुस्तक में सब दिखाया हुआ है, और ये YouTube में भी इस तरह की बहुत, आप कोई भी मर्म चाहो तो आपको मिल जाएगा। और अगर आप प्रोफेसर जोशी जी का नाम डाल के करेंगे तो उनके सारे विकल्प। तो इस तरह से ये हमारे बैक पे है। तो अभी जब हम ये 2 भी चेक करेंगे और ये भी करेंगे तो ये पूरा खुल जाता है। इसका मूवमेंट, इसको ऐसे चला इस तरह से, तो ये जो पूरा हमारा, ये देखिए कि ये पूरा मूवमेंट कंट्रोल करता है। और गर्दन, तो अगर ये कंधे थोड़ा आगे को आ जाते हैं, इस समय ये बिल्कुल सही पोस्चर है। इसको यहाँ ऐसे रखो, ऐसे रखो, तो ये बिल्कुल सही पोस्चर होती है, जिसमें नेक बिल्कुल आउट हो जाती है। तो आपका सर्वाइकल पॉइंट बिल्कुल फ्री है। और हल्का सा ये जैसे झुकते हैं, अभी जैसे ये, तो देखिए ये अंदर को आ जाता है, फिर इसका मूवमेंट बहुत रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है। तो इसलिए शुरू से ही बच्चों की पोजीशन बैक, यस, सो ऑल द टाइम ट्रेन देम। और इस तरह से जब बैठेंगे तो आप देखिएगा कि फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ सभी कुछ ट्यून अप होने लगता है। तो ये हमारे पीठ के मर्म हो गए। पार्श्व संधि, जैसा कि मैंने बताया ये किडनीज के ऊपर है, तो ऑब्वियसली किडनी के फंक्शन को ये हेल्प करेगा। तो आपकी यूरिनेशन से संबंधित जितना भी चीज है, तो ये इस फंक्शन को देख लिया। और ये 3 ये और 2 अणी और ओरी, इनसे ये पूरा आपका ये भी और ये सब, तो इतने मर्म तो यहाँ पीठ के हो गए। अभी फ्रंट से इस तरह, अभी फ्रंट से क्या है, एक फिर से सीधा तो अभी फ्रंट से क्या है कि हमारे मर्म है इधर कक्षाधर कहा जाता है, जो आर्मपेट की तरफ को है। एग्जैक्टली कहां पर है उसको आइडेंटिफाई नहीं किया गया। इसी तरह से 2 फिंगर्स अप एंड 2 फिंगर्स डाउन यहाँ पर, तो ये स्तन मूल एंड स्तन रोहित, तो इस तरह से नाम दिए गए हैं। ऐसे इसके ऊपर नीचे है। तो इतने ये मर्म हमारे जो कि हमें नोन है, और इनको हम सब इनडायरेक्टली करते हैं। इसके अलावा ये आपका
विशुद्ध चक्र हो गया, ये अनाहत है, मणिपुर दिखाई दे रहा है और बस्ती यहाँ नीचे है। तो ये सारे भी मर्म हैं और इन मर्मों को हम दबाते नहीं हैं। इनको वही जो मॉर्निंग में मैं आपको करा रहा हूँ इनडायरेक्टली, तो इनडायरेक्टली जब हम ये मर्म कर रहे हैं तो उस प्रोसेस में हमारा सारा नर्वस सिस्टम खुल जाता है। तो मर्म विज्ञान का मेन पर्पस है कि नर्वस सिस्टम को एक्टिव कर सके। तो आजकल बड़ा मतलब अक्सर सुनने को मिलता है कि न्यूरो और नस दबी हुई है। तो ये नस दबी हुई का मतलब है कि नस में प्राण का फ्लो रेस्ट्रिक्टेड है और खास करके स्पाइन के लिए बहुत वो होता है। तो इन सब में जैसे लोअर पार्ट है तो वहाँ पर टांगों के मर्मों से वो अपने आप ही खुल जाता है और इसी तरह से अपर पार्ट में हाथ के मर्मों से स्पाइन के इश्यूज रिजॉल्व हो जाती हैं। बाकी जो ऑर्गन से रिलेटेड है तो वो ये हमारे इस तरह के मर्म हैं। इनको हम इनडायरेक्टली कैसे करते हैं वो मैं भी आपको दिखाऊंगा। तो ये हमारे पीठ के मर्म और फ्रंट के मर्म। गर्दन के मर्म बताए नहीं जाते हैं, मैंने आपसे बताया। वैसे 12 मर्म इसमें है इस पूरी गर्दन के अंदर और इनको इनडायरेक्टली हम करते हैं, जो मॉर्निंग में हम करते हैं जो। तो ये जितनी भी 4 एक्सरसाइज हैं उसमें ये गर्दन और फेस के मर्म इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इससे हमारा अपर पार्ट जो नर्वस सिस्टम है वो पूरी तरह से एक्टिव होता है। अब मैं थैंक यू सो मच। अब मैं आपको आई थिंक यू कैन सेंटर इट अगेन। अब मैं आपको सर के मर्म ले चलता हूं जो कि बहुत ही यूजफुल है। तो सर के मर्म हम अधिपति से शुरू करते हैं कि जो सर्वे सर्वा है। अधिपति मतलब कि हु इज ऑल इन ऑल। तो अधिपति मर्म क्या है? जहां पर हम चोटी रखते हैं, जहां पर चोटी रखी जाती है वो अधिपति सर्वे सर्वा है। और मतलब चोटी तो काफी ऐसे हम कहते हैं कि गाय के खुर के बराबर चोटी होनी चाहिए तो लेकिन इसके बिल्कुल सेंटर में ये, और हम 5 उंगली ऐसे लेकर और इसको ये बिल्कुल सेंटर में रख के और ऐसे प्रेस करेंगे। तो ये हड्डी को प्रेस कर रहे हैं और थोड़ा प्रेशर आप अच्छा लगा सकते हैं। तो इसका नाम अधिपति है। इसका मतलब कि यहां से सब कुछ हो रहा है। तो इसको मैंने समझने का प्रयास किया क्योंकि अधिपति का कुछ विशेष कार्य क्या है ये बताया नहीं गया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारा माथा है, यहां से और इस लाइन में बीच में हमारा दिमाग है और सब कुछ अधिपति दिमाग ही है, क्योंकि जो दिमाग चाहेगा वही होगा। तो इसलिए ये 5 उंगलियों से यहां से हम थोड़ा हमारे इस दिमाग को उठाते हैं। अगर डर है, नहीं इच्छा होती तो इसका मतलब है कि ये थोड़ा डर है। तो ये अधिपति मार्ग, और हमने 5 उंगलियों से प्रेस किया, छोड़ दिया, प्रेस किया, छोड़ दिया, प्रेस किया, छोड़ दिया। तो वही 15-20 बार सारे मर्म जो है आप 15 से 20 बार करें। और प्रेशर देना 1 सेकंड से भी कम, 0.8 सेकंड। तो प्रेस किया और छोड़ दिया, प्रेस किया और छोड़ दिया। ये चीज वहीं रहेगी, इसको उठाना नहीं है, उठा के रखेंगे, उठा के नहीं, वहीं रखिए। बस प्रेशर बनाए और रिलीज कर दें, प्रेस बनाए।
जैसे ये है प्रेस, और बस प्रेशर हटा दीजिए, वो अपने आप ही ऊपर आ जाएगा। तो ऐसे ये, सो इट्स अ वेरी सिंपल, मतलब मर्मों को स्टिमुलेट करना इज द इजीएस्ट पार्ट ये, और रिजल्ट इसका जबरदस्त है। तो इस तरह से ये हमारा अधिपति मर्म हो गया। तो अब इसके बाद जो दूसरा बड़ा मर्म है वो यही आज्ञा चक्र है, जिसको मर्म में कहा गया स्थापने, जैसे स्थापना की फाउंडेशन, फाउंडिंग। तो ये एक तरह से यही हमारी पूरी फाउंडेशन है कि यहीं से सब कुछ चल रहा है। क्यों चल रहा है, मैंने आपको शायद पहले भी कहा था कि, या आपके ऑडियंस के लिए नहीं, लेकिन मॉर्निंग में, कि ये हमारे मन का आसन है, जिसको तीसरी आंख कहा गया। मन ही तीसरी आंख है, और मन का ये आज्ञा चक्र आसन है। तो हमारे दिमाग से, बुद्धि के माध्यम से जो कुछ भी इच्छा है वो मन को बताई जाती है, और मन फिर यहीं से जो सुषुम्ना नाड़ी जाती है वो बॉडी, हमारी सेंसेस, बॉडी इनसे एक्शन कराती है। तो ये जो स्थापनी मर्म है, ये बहुत ही अच्छा मर्म है, कारगर मर्म है। तो इसको हम यहाँ पर ये बिल्कुल जहाँ टीका लगाते हैं, तो ये हमारा अधिपति मर्म हो गया। जहाँ पर ये हमारी दोनों भुजाएं मिल रही हैं, इससे हल्का सा ऊपर, तो ये हमारा अधिपति मर्म। और इसको बीच की उंगली से अपना करना है, तो आप बीच की उंगली के ये सॉफ्ट पार्ट से, तो हमेशा जो दबेगा वो सॉफ्ट पार्ट से दबाएगा। तो जिन लोगों को ये नजला इस तरह की, या फिर जो जिनका थोड़ा होता है, जो परेशान है, तरह तरह की परेशानियां उनको हैं, तो उससे क्या होता है कि ये माथा ही सिकुड़ता है, जिसके कारण कि फिर यहीं से जो नर्वस सिस्टम है उसमें जो कम्युनिकेशन है और जो एनर्जी फ्लो है, दोनों ही इफेक्ट हो जाते हैं। तो इसलिए ये कपाल जो है, इसको कपाल भाती, मतलब ये हर समय खुला रहना चाहिए, चमकता होना चाहिए। तो कितनी भी परेशानी है, लेकिन हम हमारे इस माथे को सिकुड़े नहीं, क्योंकि अगर ये थोड़ा सा भी ऐसा हुआ तो सारी नसें लगभग बंद हो जाएंगी। तो ये आप जरूर रखिएगा। तो स्थापनी मर्म, और ये 10 की 10 इंद्रियां यही मन के द्वारा चलाए जा रहे हैं। तो 10 ही 10 इंद्रियों से जो भी नर्व्स आती है, तो यहीं से यहीं से सुषुम्ना नाड़ी यहाँ से यहाँ पर आई, और यहाँ से फिर वो पीछे से होती हुई पूरी स्पाइन के बीचों बीच से और मूलाधार तक आना चाहती है। और इसमें प्राणिक फ्लो डाउन ही होता है, अप नहीं होता है, क्योंकि प्राण का डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर से नीचे को जा रहा है, और वो यूज हो रहा है, तो खत्म हो गया तो वापस कहां से आएगा। तो इसलिए ये चीज भी मैं समझता हूं कि बिल्कुल लॉजिकल है। अब हम तीसरा मान लेते हैं। ये क्लियर हो गया। स्थापनी नाम क्या है? स्थापनी, स्थापति। स्थापनी, स्थापना होता है, स्थापना, तो स्थापनी। तीसरा मान लेते हैं। तो ये जो हमारी आंख का गोला है, हड्डी वाला, तो आप इस आंख की गोले की जब आते हैं, जहां से इधर को आया, कोना आ गया, अब ये नीचे को आ गया, तो जहां पर कोना है, इस कोने से हल्का सा ऊपर को आएंगे, तो यहां पर आपको ये सॉफ्ट सॉफ्ट मिलेगा। माथे के ऊपर साइड में ये पोजीशन है, और आपकी इस इंडेक्स फिंगर की टिप के बराबर ही वो हल्का सा सॉफ्ट पार्ट है, और उसी को हम ऐसे अंदर को प्रेस करेंगे। गोल गोल नहीं घुमाना है, जस्ट प्रेस इन,
तो इसका नाम है अपान। अपान, दाएं और बाएं दोनों अपान मर्म है, और इनके लिए कहा गया कि ये सर दर्द में ये काफी अच्छा हमें रिलीफ दे सकता है। वैसे भी जो सर दर्द में ऐसे ही पकड़ते तो इन्हें भी अननोइंगली हम मर्म के ऊपर ही अपना हाथ रखते हैं। तो सुबह के नहीं ठीक है, हम पूरी मान लेते हैं। तो ये अपान मर्म हो गया, और इजी टू लोकेट, इजी टू प्रेस, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। अब इसके बाद जो चौथा मर्म हम लेंगे वो हमारा नाक का मर्म। तो नाक जहां पर ये बिल्कुल कोना है, जहां पर कि ये हमारे चेहरे मतलब नीचे, तो कोने पर, बिल्कुल कोने पर, और छोटी, सबसे छोटी, तो हम चिन को ऐसे सपोर्ट देकर और ये छोटी उंगली कोने पर, और जो हड्डी जिसमें दांत लगे हुए हैं उसके ऊपर प्रेशर जाएगा। तो इसका नाम है फणा, फणा मर्म। और ये मर्म बहुत ही काम का मर्म है, खासकर छोटे बच्चों के लिए। अगर अभी छोटा बच्चा जो साल भर का है या उससे भी छोटा है, अगर उसका मुंह बंद नहीं होता, लार गिरती रहती है, आप ये बात दबा दीजिए, वो मुंह भी बंद होने लगेगा और लार गिरना, और ये ऑलमोस्ट मतलब सेम डे आपको देखने को मिलेगा। तो फणा मर्म एक ये हो गया। दूसरा है बच्चे तुतलाते हैं, या मुंह टेढ़ा एढ़ा है, या फिर ऑटिस्टिक चिल्ड्रन, इन सब में ये फणा मर्म बहुत काम का है। तो इसलिए बच्चे उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, तो वहां पर भी फणा मर्म, मतलब जो टांगों के मर्म है वो तो टूटे ही है, लेकिन फणा मर्म से अच्छा रिजल्ट देता है। तो इसलिए ये सिंपल टू स्टिमुलेट, बहुत सिंपल है। दांत में भी दर्द होता है तो उसमें भी ये टेम्पररी रिलीफ तो कर देता है। तो इस तरह का ये फणा मर्म हो गया। अब इसके बाद अगला मर्म लेते हैं, जो कि इस नाक की जड़ में है। तो कैसे है ये, जहां पर ये नाक की हड्डी माथे से जुड़ी है, नाक की हड्डी माथे से गई है, तो जहां पर ये माथे को टच कर रही है उसके पास हम ये इस तरह से कर सकते हैं, या फिर ये ऐसे भी ले सकते हैं। ये भी एक अच्छा मैंने देखा, और ऐसे एक और तरीका भी है, ऐसे भी हम ये अंगूठी का ऐसे लेके भी कई तरीके से ये जस्ट क्योंकि है स्पेशल कि हमने नाक की बोन को के बिल्कुल जड़ में, जहाँ पर कि वो माथे के बोन की तरफ वो जुड़ रही है, उस जगह पर हल्का हल्का, मान लीजिए ये है तो हमने इसको हल्का हल्का ऐसे दबाना है नाक की हड्डी, ये बिल्कुल जड़ के पास। तो ये भी कन्वीनियंट है इस तरह से, और ये भी इसमें बहुत अच्छा, मतलब ये सही जगह पर और सही प्रेशर देता है, ये इस तरह से। तो इसका नाम है सिंघाटक, सिंघाटक मर्म। और सिंघाटक बताया गया है कि यहाँ पर 4 नाड़ियां, और ये चारों नाड़ियां यहाँ आज्ञा चक्र पर आ रही है। और डॉक्टर साहब का यही कहना है कि यहाँ से जो हमारी जिह्वा है, नाक है, कान है और आंख है, इन सब की जो नसें हैं वो इसी सिंघाटक मर्मों के रास्ते से आज्ञा चक्र पर आ रही है। तो जो मन के पास सबका मैसेज आना है, क्योंकि बिना मन को क्रॉस किए वो आगे बढ़ेगा नहीं, तो ये वाला भी मर्म बहुत अच्छा मर्म है।
क्योंकि ये हमारी इंद्रियों को एक्टिवेट करेगा। तो इस तरह से ये सिंघाटक मर्म, और ये भी बच्चों के लिए, आंख के लिए हम यूज करते हैं। अभी जैसे स्वामी जी को भी इन मर्मों से बहुत लाभ हुआ, जो बल्कि बंद हो गई थी तो खुलने लगी है। कल भी एक महिला आई थी और उसी समय मैंने ये मर्म किए, तो वो जो बहुत बिल्कुल मतलब परेशान थी तो ढीला पड़ गया सा। तो इस तरह से ये मतलब ये मर्म नाजुक है और आपने मतलब बहुत सावधानी से, क्योंकि ये सीधे से सारी सेंसेस से रिलेटेड है। तो ये हमारा सिंघाटक मर्म। अब हम इसके बाद सर पर चलते हैं। तो सर पर क्या है कि ये जो हमारा स्कल है, गोलक हड्डी का, तो ये दो भागों में बना है। इसके ऐसे दो हैं और ये इस तरह से जुड़ा हुआ है। तो हम क्या करते हैं कि ये जो बीच की मांग है, तो अलोंग दिस बीच की मांग तीन ये मर्म इस मांग के ऊपर है और दो मर्म ऐसे आते हैं। तो यहाँ पर ये कई जोड़ है इस स्कल की हड्डी की। तो डॉक्टर साहब ने यही बताया कि ये फॉल्ट लाइन है, तो फॉल्ट लाइन हमेशा थोड़ी कमजोर होती है। तो अगर हम इन फॉल्ट लाइन्स पर प्रेशर डालते हैं तो वो ब्रेन को स्टिमुलेट करता है। तो हम क्या करते हैं कि हम ये कोना इधर अपान मर्म में रखेंगे और दोनों तरफ अपान में। अब हम ये जो पहली छोटी उंगली है, ये ठीक अपने आप बीच मांग में आपस में टच कर जाएगी, बीचों बीच, मांग के बीचों बीच। फिर रिंग फिंगर है, वो भी टच कर जाएगी। तीसरी फिंगर बड़ी है, वो भी टच कर जाएगी। तो तीनों को टच करा दीजिए बीच की मांग में, और तीनों उंगली फ्लैट हो जाए, तब फिर हथेली फैला दीजिए। तो हथेली फैल जाएगी तो आप देखेंगे कि ये हथेली आपके कान के पर्दे को छू रही होगी, इधर से हल्का हल्का टच कर रही होगी। तो अगर टच कर रही है तो ये बिल्कुल सही पोजीशन आ गई है। अब इस समय इन उंगलियों के नीचे 13 मर्म है, 5 ये गोलक में है और 4 इधर, 4 इधर और 4 इधर, ये हथेली के नीचे है। तो हम इन सारे मर्मों को दबाने के लिए क्या करते हैं कि हथेली से तो आप ऐसे दबाओगे अंदर को और उंगलियों से नीचे को। तो ये सांस छोड़ते हुए तो ये पूरे ही ब्रेन को एक अच्छा मतलब नर्वस सिस्टम को जागृत करता है, मतलब ब्रेन की एक्टिविटी को खोलता है। अगर ब्रेन मतलब सबड्यूड है, पूरा काम नहीं कर रहा है, तो उस केस में ये चीज़ बहुत जरूरी है। और अगर ब्रेन को सफिशिएंट प्राण की सप्लाई नहीं आ रही है तो फिर ब्रेन बॉडी को नहीं संभाल सकता, और ये स्टेज बहुत ज़्यादा होती है आजकल सेरेब्रल हेल्थ चैलेंज हो गया है, क्योंकि सेरेब्रल हेल्थ का मेरे हिसाब से, मेरे लॉजिक में यही है, इसका जो रॉ मटेरियल है वो है फैट से ही सारा हमारा सेरेब्रल जाता है। इसीलिए आयुर्वेद यही कहता है कि उम्र के साथ ज़्यादा घी लो ताकि ब्रेन को पूरा फैट मिलता रहे। और अभी हमारे यहाँ हम लोग फैट पचा नहीं पा रहे। तो जो रियल चैलेंज है वो यही है कि शरीर ने, जो मैंने आपसे कहा कि 7 धातुओं का निर्माण शरीर करता है, भोजन से वो पहली धातु रस निकाल रहा है,
रस का काढ़ा बनाकर खून बनाता है, खून का काढ़ा बनाकर मांस बनाता है, मांस का काढ़ा बनाकर चर्बी बनाता है, चर्बी का काढ़ा बनाकर हड्डियां बनाता है, हड्डियों का काढ़ा बनाकर ब्रेन के लिए भी टिश्यू तैयार होता है। अब यदि चर्बी ही हमारी नहीं पक रही है तो ना तो हड्डियां मजबूत हो सकती हैं और फिर उससे आगे का तो कहने क्या है। तो इसीलिए जो आजकल ये इतना मतलब अल्जाइमर है, डिमेंशिया है, या जो भी पार्किंसंस है, जितनी भी है, ये सब इसीलिए हो रही है कि इनको जो इसका बेसिक धातु है, मज्जा उसको कहते हैं, मज्जा नहीं हम बना ही नहीं पा रहे। तो इसलिए इस श्वास के माध्यम से, और ये मेरा बहुत अच्छा मतलब अनुभव है एंड इट इज़ टेस्टेड अनुभव, कि यदि आपकी ब्लड शुगर है तो आप अग्नि तेज करिए, और अग्नि तेज करते ही वो आपको रिजल्ट्स अपने आप दिखेंगे। अग्नि तेज करेंगे, वो पूरा फैट प्रोसेस होने लगेगा, तो शुगर अपने आप खत्म हो जाएगी। इस तरह का मतलब ये मेरा अनुभव है अपने पर भी, और हमारे बहुत सारे जो लोग शिविर करने आते हैं वो आते इसीलिए है कि रोगी है, वैसे नहीं आते। आना चाहिए स्वस्थ को, स्वास्थ्य रक्षण, ये आयुर्वेद का मुख्य लक्ष्य है कि जो स्वस्थ है उसको स्वस्थ ही बना के रखना है, रोगी नहीं होने देना। और अगर रोगी हो जाए तो फिर उसके जो भी विकार हुआ, जिसके कारण रोग हुआ, तो उस विकार को प्रशमनम मतलब शांत करना। तो इस तरह से आयुर्वेद का ये फंडामेंटल सिंपल सा नियम है। तो और ये बिल्कुल मैं मतलब इसको बहुत महत्व देता हूँ। यदि हम हमारी जीवनचर्या, दिनचर्या और जीवन शैली, डेली रूटीन और जो लाइफस्टाइल है, यदि ये दो चीज़ हमने समझ ली और आजकल के फैशन के चक्कर में न पड़े, तो आप स्वास्थ्य तो बड़े आराम से मैनेज कर सकते हैं। दूसरा चैलेंज जो आजकल एक दिमागी चैलेंज है कि हमारी इच्छाओं को कैसे हम मैनेज करें, तो योग का बिल्कुल अलग, उसका इस शरीर से कोई लेना देना नहीं है, तो बिल्कुल ही अलग स्फीयर है या फील्ड है। तो ये दोनों हमने जब दोनों साथ लेकर चलेंगे तभी हमें एक अच्छा स्वास्थ्य मिल सकता है। तो मैंने आपको ये 13 मर्म, तो यहाँ पर जो 5 मर्म है सर के ऊपर, इनको सीमंत मर्म कहा जाता है। सीमंत, यहाँ पर ये सीमंत, सीमा, सीमंत, इस तरह का जो भी है, तो ये हड्डी के ऊपर है और जोड़ों पर है। जो इस गोलक के जो जोड़ हैं, 3 शायद इस लाइन में ही है और 2 ऐसे इधर पीछे की साइड से आते हैं। तो इस तरह से, लेकिन स्पेसिफिक कहाँ है वो लोकेशन है, जरूरत नहीं है। बस ये मेन है कि अगर हमने इसको यहाँ पर रख लिया और ये पहली उंगली यहाँ रख के और फ्लैट कर दी, तो ये अपने आप ही सब मर्मों के ऊपर पहुँच जाते हैं। और बस हमने यहाँ से हथेली से तो ये माथा अंदर को दबाया और उंगलियों से सर को दबा दिया, और टिप, उंगली का टिप पूरा प्रेस कर रहा है। इसको डॉक्टर साहब ने वो ऐसे भी कहते हैं क्लोज लोटस, की अभी कमल क्या फूल खिला नहीं है तो क्लोज लोटस करके इसको बोलते हैं जी। अंगूठा दबाना है, हाँ, थंब से जी, all 5 fingers will press the skull। तो ये बोन है, बहुत ज्यादा तो उसको आप दबा ही नहीं सकते, लेकिन उस गोलक में हल्का सा एक स्ट्रेस डाल रहा है, जिसके कारण कि ब्रेन में थोड़ी हलचल हो जाए। तो पर्पस ये नहीं कि हमने इसको कोई उस दबाने से थोड़ा, जैसे एक अर्थक्वेक सा, सो हमने दिमाग में एक हल्का सा छोटा अर्थक्वेक बनाना है ताकि दिमाग एकदम उठ जाए। तो मेरे विचार से तो यही इसका पर्पस है,
क्योंकि और कोई पर्पज यहाँ हमें दिखाई नहीं देता। तो ये हमारा हो गया। इधर जो ये मर्म है इनके नाम, ये अपांग तो मैंने आपको बता ही दिया। अपांग के ठीक पीछे हल्का सा ऊपर आवर्त होता है, उसके ऊपर उत्क्षेप होता है और उसके ऊपर शांत। तो इस तरह से ये एक हल्के से, जैसे ये आर्च है तो यहाँ पर अपान हो गया, ठीक इसी के पीछे आवर्त हो गया, यहाँ पर उत्क्षेप हो गया और यहाँ पर शंख हो गया। तो ये है यहाँ पर, लेकिन दबते इन जगहों से है, ऐसे ही। तो 4 मर्म इधर, 4 मर्म इधर, 8 और 5 मर्म स्कल के ऊपर, तो 13 मानो तो ये सर में हो गए। और उसके बाद आप देखो कि एक मर्म ये है 14, ये है 15, 4 यहाँ पर है 19, 2 ये है 21। अब हम लेंगे कान का मर्म, 2 हो जाएंगे तो 23 हो जाएंगे। तो कान का मर्म जानने के लिए क्या करेंगे, आप बिल्कुल से हाथ सीधा करिए, कोहनी से मोड़िए और फिर हथेली से मोड़कर कान के पर्दे के पीछे, तो बीच की उंगली आपकी एक हड्डी की वो टच कर रही है। तो जो हड्डी है और कान का पर्दा है उसके बीच में गड्ढा है, उस गड्ढे में अंगूठा रख लीजिए ये। और अब इस अंगूठे से जो कान का पर्दा है गड्ढे के पास, उस पर्दे को कान के छेद की तरफ को दबा दो तो कान बंद हो जाएगा। हुआ? अगर नहीं हो रहा तो हल्का सा नीचे ऊपर करके देख लें, जहां से कान के पर्दे की जड़ आप कान के छेद की तरफ को दबाएं और छोड़ दें, दबाएं और छोड़ दें, प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज। तो इस तरह से हम दोनों ही कानों में यह अंगूठा रख लेंगे और फिर दोनों ही कानों के पर्दे को प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज। कुछ तो इसका नाम है विदुर मर्म, विदुर। और कान की कोई भी इशू है तो ये अच्छा रिजल्ट देता है। मैंने कई ऐसे मतलब हमारे शिविर में पार्टिसिपेंट्स देखे जो कि कानों की इशू को लेकर आए थे कि हमारे कान में ढोल बजता रहता है या नॉइज रहती है या सीटी बजती है और वर्टिगो मतलब गिर जाते हैं ये सब। तो ये अगर आप सर वाले मार्ग कर लेते हैं खास करके ये विदुर मार्ग, तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। मुझे मालूम नहीं था क्योंकि जब शुरू में हमने मर्म सीखे तो, लेकिन जब रिजल्ट्स मिले आश्चर्य हुआ कि ऐसा हो सकता है। एक बार एक कपल, वो कर्नल साहब रिटायर हो गए थे, घर बना रहे थे, तो वो अपनी मैडम को लेकर आए थे। तो उन्होंने यही कहा कि मेरी मैडम की इश्यूज हैं, और तब हमें ऐसा कोई ज्ञान नहीं था कि क्या होगा। हमने कहा आप आ जाइए हमारे यहाँ, तो हम ये नहीं पूछते कि रोग क्या है, हमने तो आपके शरीर को वापस वर्किंग ऑर्डर में ले आना है। आई एम नॉट कंसर्न विद डिजीज, क्योंकि अगर मैं बॉडी को वर्किंग ऑर्डर में ले आता हूँ तो अपने आप रोग अलग हो जाएगा। अगर मशीन आप में जो भी परेशानी है, आप अगर मशीन को ठीक चलाने कर लें तो परेशानी खत्म हो गई। तो मेरी अप्रोच ये है कि मैं किसी बीमारी से ज़्यादा कंसर्न नहीं हूँ। हमारा कंसर्न है कि आपकी ये मशीन सही चलाई जा रही है कि नहीं, और अगर सही नहीं चलाई जा रही है तो हम आपको उसको सही चलाना सिखा रहे हैं। अब आप देख ही रहे हैं कि श्वास की क्या हालत है,
और प्राण का तो कुछ समझ ही नहीं है, मन की कोई पता ही नहीं है कि मन का क्या है, मन क्या करता है इस तरह से। और ये भी नहीं मालूम है कि शरीर वही करेगा जो दिमाग में सोचेंगे। इसको आप बिल्कुल मतलब गांठ बांध दीजिएगा कि अगर आप में ये भय हो गया यार ये पता नहीं ये रोग लग नहीं पा रहा है ऐसा, तो फिर वो लग ही जाएगा। तो अंदर से एक दृढ़ निश्चय कि अगर कोई ऐसा है तो वही इसको हम अलग कर, जो भी है उसको आप टैकल कर लीजिए, तो फिर ये रोग नहीं हो पाते। तो इसलिए दिमाग में भी हम आसानी से किसी डर को घुसने ना दें, ये चीज भी हमें जान लेनी है। चलिए, तो जहां तक ये सर के मर्मों का विषय है, तो मेन यही मर्म है सर के। तो इसी के साथ अब हम सारे मर्मों को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, और तो हाथ के मर्मों से ही शुरू कर लें। तो आप स्वयं से भी सोचते जाओ कि तल हृदय मर्म है तो कैसे उसको हम जानेंगे कि बीच की उंगली है और ये 6 उंगली की हथेली है, इसका बिल्कुल मिड पॉइंट है, अंगूठे की जड़ में है, और ये मुट्ठी बांधते हैं तो बीच की उंगली वहीं पर छूती है, और इसी जगह पर हम ये अपना नीचे 4 उंगली और ऊपर से ये आपने, तो इट्स सो इजी। और ये बहुत अच्छा मर्म है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये ब्लड प्रेशर अगर बड़ा है तो लेफ्ट से शुरू करिए, नीचे कम रहता है तो राइट से शुरू कर दीजिए, चिंता हो रही, एंग्जाइटी हो रही, परेशान हो रहे, तो आप तुरंत से लेफ्ट हैंड को प्रेस करना शुरू करिए, तो आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। मैंने आपको शायद बताया था अभी इसी जून में हमारे एक मतलब शिविर में आ रहे थे लखनऊ से बुजुर्ग, पूरी फैमिली, तो रास्ते में बरेली रुके एक रात होटल में, क्योंकि एक दिन में पूरी ड्राइव नहीं हो सकती थी। अगले दिन निकले तो हमारे यहाँ पहुँचते 7 बज गया, और वो लास्ट जो माउंटेन क्लाइंब है तो उसमें वैसे नौसिया होने लगता है। तो जब वो हमारे यहाँ पहुँचे तो उनको एक तो नौसिया हो रहा था, लगभग 80 वर्ष की, और दूसरी तरफ उन्होंने देखा यार ये तो यहाँ सुनसान है, यहाँ तो खाली एक ये मकान है जिसमें हमने रहना है, बाकी तो यहाँ कुछ है ही नहीं, और यहाँ तो कोई डॉक्टर ही नहीं है, मुझे कुछ हो गया तो क्या हो गया, तो बता दें। और उन्होंने तुरंत से अपनी बेटी को फोन किया लखनऊ में, वो डॉक्टर है कि भाई यहाँ तो ऐसा है, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। तो बोली कि पापा आप वहाँ से निकलो जल्दी, और टैक्सी को अभी रोक लो और मैं आपकी होटल बुकिंग करती हूँ शहर में, रानीखेत में। तो मुझे बताया गया कि भाई वो आ तो गए हैं लेकिन जाने को गए। तो जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने यही कहा कि मुझे बहुत घबराहट हो रही है, और हमने ये डिसाइड कर लिया है कि हम यहाँ रुकेंगे और रानीखेत जाएंगे, और हमारी बेटी ने वहाँ रिजर्वेशन कर दिया है, पेमेंट हो गया है। मैंने कहा देखिए वो अच्छा उनकी स्थिति थी कि वो खुला हुआ था और परेशान थे, तो मैंने उनसे ये कहा देखिए आप पहले तो थोड़ा मुंह बंद कर लीजिए, क्योंकि ये जो आप मुंह से सांस ले रहे हो तो आपका दिमाग तो काम नहीं कर रहा है, इसीलिए घबराहट हो रही है। घबराहट होने का मतलब है कि ब्रेन इज नॉट एबल टू कोप। ये जो स्ट्रोक वगैरह ये सब होते हैं ना, दिस इज यही इशू है कि ब्रेन कोप नहीं कर पा रहा है। तो मैंने उनसे कहा आप थोड़ा सा ये और थोड़ी सी जरा सांस लीजिए, नाक से थोड़ी सी सांस लीजिए, और मैंने कहा अब आप आके यहाँ बिस्तर में बैठिए, टांगें थोड़ी सीधी करिए, आप खड़े हैं वैसे ही ब्रेन को ब्लड सर्कुलेशन भी नहीं मिल पा रहा। बिठा के मैंने उनको कहा देखिए अगर आपकी मौत आ ही रही है तो वो होटल में भी आएगी,
वो आपके होटल जाने से वो नहीं रुकेगी, वो तो आएगी। तो आप इतना क्यों घबरा रहे हो? हमें चांस दो ना, अभी हमें 10 मिनट दीजिए। तो 10 मिनट को बोला, आप या पास थोड़ी नाक से आप सांस बढ़ाइए। फिर मैंने उनको एक हृदय मार किया, तो बोले अब घबराहट ठीक हो गई। मतलब 10 मिनट नहीं लगा, अपनी लड़की से बोले वही घबराहट तो कम हो गई है। और मैंने उनको समझाया, देखिए ये पहाड़ है, यहाँ पर होटलों में भी कोई नहीं होता। आप ये बात समझे कि वहाँ डॉक्टर मिल जाएगा, कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा। यहाँ कम से कम हमें वहाँ तो इस समय भी नहीं होगा, कोई कमरा खोल दे और अंदर कर लेगा, खाना भी मिलेगा नहीं मिलेगा मैं नहीं कह सकता। तो कहने का मतलब है कि ये मान, कल भी मैंने कहा था CPR कि बेस्ट CPR है कि अगर आपको एंग्जाइटी हो रही, परेशानी हो रही है, तो बस ये जो भी है बात कर रहे हैं, लेकिन इस मर्म को आप दबाते रहिए दोनों हाथों में, तो एंग्जाइटी बिल्कुल। और ये ब्लड प्रेशर है, सडनली ब्लड प्रेशर शूट कर गया है, तो उस समय भी आप ये लेफ्ट है। तो इस तरह से तल हृदय मार्ग बहुत ही अच्छा है। और कोई बेहोश हो जाए तो वहां पर भी आप उसको लिटा के रखिएगा, उठाइएगा नहीं, लिटा के और टांगे जरूर ऊपर कर दीजिए और ये तल हृदय मार्ग कर दीजिए। बेस्ट CPR है, बहुत जल्दी रिकवरी हो जाती है। और हमने ये की हुई है, हमारे शिविरों में ऐसी इवेंट मतलब इंसिडेंट्स हो जाती है, क्योंकि अब जो वैसे ही इतना इलाज के बाद ठीक नहीं हुआ, उसके बाद हमारे पास आ रहा, तो इंसिडेंट्स होती हैं, पर हर एक जो है वो बहुत जल्दी रिकवर करता है। इस तरह की दूसरी इवेंट भी हुई थी, जिस दिन एक शिविर जा रहा था, वो 67 वर्ष की महिला, काफ़ी उनको इश्यूज थी, और 6 दिन में इतना बढ़िया हो गया था, बहुत खुश थी। और मैंने उनका फीडबैक रिकॉर्ड किया, तो बड़ा हंस हंस के कि अब तो मैं बार बार यहाँ आऊँगी, ये वो सब बोला। उसके बाद हम लोग तो अभी वहीं थे, क्योंकि गांव में जब हम करते हैं तो वहाँ हमारा जो कर्म भूमि है वो पीपल के पेड़ के नीचे आउटडोर, तो हम लोग वहीं आउटडोर थे अभी। और वो लोग अपना जो सीनियर्स थे, मैं कहा आप लोग धीरे धीरे चलो। तो 10 मिनट बाद वहाँ से आवाज़ आई कि वो बेहोश हो गए हैं। तो जब वो कहने लगे कि वो मतलब काफ़ी टाइम हो गया और होश नहीं आ रही, तो मैं जब गया वहाँ पर, तो उनके साथ एक नर्स भी थी, उसने कहा सर इनकी पल्स ही नहीं मिल रही है और ये बिल्कुल, और मैं कर रही हूँ। तो हमने कहा कोई बात नहीं, अभी करते हैं। तो मैं भी साथ में लगा, तो मेरे ख्याल से 1-2 मिनट के बाद वो पल्स लौट गई, और उसके बाद फिर वो और 2-3 मिनट में आंखें खोली और फिर उठ के बैठी। और उसके बाद ये हुआ कि अब हॉस्पिटल ले जाना है। तो मैंने बोला कि अगर आप हॉस्पिटल ले जाओगे तो वहीं बुक हो जाएगी। मतलब वो तो श्योर है, लेकिन रानीखेत वाले बुक नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ केवल सिविल हॉस्पिटल है। वो कहेंगे आप हल्द्वानी ले जाओ, हमारे पास कोई फैसिलिटी नहीं। तो उतना टाइम तो वो वेस्ट होगा, 1-2 घंटा लगेंगे। फिर हल्द्वानी वाले कहेंगे दिल्ली ले जाओ, कोई नहीं रखना चाहता सरकारी अस्पतालों में। तो मैंने कहा इसलिए आप डरो मत, चीज़ को पिछले 6 दिन से बढ़िया चल रही है, तो हम क्यों घबरा रहे हैं। और आपके पास बढ़िया SUV है, एक पूरा उसमें लिटा दो इनको, रास्ते में कोई बात होगी तो देख लेना जो भी नियरेस्ट हॉस्पिटल मिलेगा, नहीं तो मेरे हिसाब से ये बढ़िया करके घर जाएंगी। एंड शी वेंट होम, कोई हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं थी। 1 हफ्ते बाद में गया तो बड़ी खुश थी। कहने लगी आपने अब काफ़ी हमें सक्षम कर दिया है। तो ये सक्षम होना बहुत जरूरी है कि अपने पे भरोसा करिए, शरीर पर भरोसा करिए,
ये जो विल पावर तो हमने को समझाना है, क्योंकि हॉस्पिटल में आपको कोई जो हॉस्पिटल देगा उससे कहीं ज्यादा अच्छा आप घर पर मैनेज कर सकते। और अगर अंत आ ही गया है तो आराम से जल्दी हो जाएगा। कहाँ हॉस्पिटल में आप मतलब पैसा भी बर्बाद करेंगे और पेशेंट को भी परेशान और परिवार भी परेशान। तो ऐसे ठीक होने से क्या रहता है। अगर उम्र हो गई है, मतलब ये जहाँ पर भाई उम्र हो गई है, 80-85 साल हो गए हैं, अब अगर शरीर बढ़िया मतलब एक अच्छा जीवन लायक नहीं है तो जितनी जल्दी वो कहे कि अब मुझे विश्राम दे दो तो उसको स्वीकारना है। तो ये मृत्यु को स्वीकारना भी एक बहुत बड़ा मतलब समझ अपनी बिठानी है कि यदि हमारी जैसे मेरी अवस्था पूरी हो गई है तब क्या करना है यार, जब तक चलेगा बढ़िया है। जिस दिन लगा कि ऊपर वाले को कहीं और पहुंचाना है मुझे तो बढ़िया है, दूसरी लोकेशन में पहुंचाएंगे। तो इस तरह से अपना आउटलुक इस तरह का बनाना जरूरी है। ये जो अध्यात्म का है, आज इसरो में भी हमारा ऐसा ही लेक्चर था कि आप लोग ब्रह्मांड को देख रहे हो, इतने नक्षत्रों में जा रहे हो, लेकिन एक ब्रह्मांड यहाँ अंदर भी है, इसको समझना भी जरूरी है। और ये समझ में आ जाए तो फिर क्या है। तो इस तरह से आगे चलते हैं। अगला मार्ग क्षेत्र मार्ग मैंने आपको बताया था और बहुत इजी है। हम ये इसको दोनों को टच कराते हैं तो अपने आप फ्लैट हो जाता है। और वैसे भी ये बिल्कुल इसके साइज का है और इसका प्रेशर हल्का सा आप अंगूठे की तरफ को रखना। तो जैसे हम बीच में दबा रहे हैं, हल्का सा अंगूठे की तरफ को। और एक और है, जैसे आप लेडीज चूड़ियाँ पहनती हैं तो ऐसे हम इसको दबाते हैं। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। तो डेली ये वाली एक्सरसाइज जरूर कर लेनी चाहिए। जो सीनियर्स हैं ये अपने पांचों इनको थोड़ा प्रेस कर लीजिए। डॉक्टर साहब भी जो है वो ऐसे प्रेस कर देते हैं। ये बहुत अच्छा ये पूरे मतलब ब्रेन तक को देता है और ये हाथ भी आपकी बढ़िया है। तो ये इस तरह से एक जनरल है, इसमें कोई पूरा, क्योंकि हम देखते थे पहले से जब घर में चूड़ी पहनाने वाला था तो पहला काम यही करता था कि इनको थोड़ा ढीला करो। तो ये जोड़ अगर, और ये मतलब मेल्स सबके लिए है, तो ये अगर ऐसे हम कर लेते हैं तो ये फिर सारा यहाँ से देखिए, यहाँ से सारे ऑर्गन्स के नर्व्स जा रहे हैं। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है। हमने मर्म नहीं भी दबाया, ये कर लिया ऐसे, ये कर लिया, है ना। ये जो इतनी सारी एक्सरसाइज है ये नेचुरल है और इनमें हो यही रहा है कि ये नर्वस सिस्टम को खोल देता है। तो ये भी पूरा ऐसे ये दबाना है। ये आजकल टैपिंग कई तरह की चीज़ें आ गई है और कितनी तरह की कर रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल स्पेसिफिक है। बस आपने सही जगह प्रेशर दे देना है। तो ये क्षिप्र हो गया। नर्व ये थायराइड के लिए बहुत अच्छा मर्म है और पूरा एक तरह से हार्मोनल बैलेंसिंग बॉडी की देता है। तीसरा फिर ये मणिपाल, ये भी बहुत आसान है। जमीन की तरफ को फेस कर दीजिए और बिल्कुल कोने पर बीच की उंगली अंगूठे से ग्रिप बढ़िया बनाना है और फिर ये जितना बड़ा गोल चक्कर बन सके उतना बड़ा गोल चक्कर बना लीजिए। तो ये पूरे ब्रेन के लिए बहुत अच्छा। और जो छोटे बच्चे होते हैं सेरेब्रल पाल्सी वाले, तो उनके लिए ये चीज़ बहुत अच्छी है। बोथ वेज, और दोनों हाथों में हमने बोथ आर्म्स। हाँ, गुड, रिवर्स। तो ये है कि इसमें यदि दर्द हो रहा है तो आप खुश होइएगा, और जिसके भी कर रहे हैं उनको पीड़ा हो रही है तो बताओ बस थोड़ी देर की पीड़ा है, उसके बाद तो
आनंद ही आनंद है। तो हर समय पीड़ा में रहने के बजाय थोड़ी देर पीड़ा हो गई तो कोई बात नहीं, सह लो, लेकिन उससे पूरा सिस्टम खुलेगा। तो ये हमारा मणिबंध हो गया। इसके बाद हमारे 3 मार्ग यहाँ ऊपर हैं, जिनको कि हमने कल देखा था कि यहाँ से यहाँ तक अगर 16 उंगली है तब तो कोई परवाह नहीं है, लेकिन अगर नहीं है तो फिर हम ये मिड पॉइंट देख लें और आधे का आधा कर लें, और बस वहाँ पर ये अंगूठा रख के और आप बीचों बीच पर प्रेस करेंगे, सेंटर पर। तो ये हमारा इंद्र बस्ती, और बस्ती का मतलब है कि एनिमा देना। तो ये कॉन्स्टिपेशन को रिलीज करने में काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है। इसके बाद अगला मार्ग, ये जो हमारा मोड़ आ रहा है, मोड़, इस मोड़ के हल्का सा आगे। वैसे इसका मैंने आपको बताया था कि अगर हम ऐसे ये रखते हैं और सीधा कर लेते हैं, 4 उंगलियां रखते हैं, तो जहाँ बीच की उंगली टच कर रही, यही मार्ग है। और हाथ सीधा रखना है, हाथ को ऐसा नहीं करना, हाथ को सीधा रख के, और तब ये मार्ग हम ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो नीचे से रख के ये और बढ़िया। तो हथेली को ऐसे ये सॉरी कोहनी को हथेली में रख के यहाँ से बीच की उंगली अपने आप ही इस मार्ग पर आ जाती है, पूर्व पर मार्ग, और इधर से अंगूठा आ जाता है। ये बिल्कुल आमने सामने है और कोई भी मुश्किल इनमें नहीं है। और जैसे कल मैंने बताया था, ये हमारे इधर ऊपर के पार्ट में है, तो ये डाइजेशन संबंधी 3 मार्ग है। इसके बाद ऊपर के ये आणी और ऊर्वी, तो जितना 4 उंगली इधर था 1/4 उतना ही ऊपर लाएंगे तो ये आणी मार्ग आ जाता है, और फिर इसी से और 4 उंगली तो ये ऊर्वी मार्ग आ जाता है। और इन 2 मार्ग के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये 2 मार्ग बहुत अच्छे हैं। इनसे ये ऊपर और पेन रिलीफ और नींद दोनों में ये काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो जिनको नींद नहीं आती हो, गोली लेने के बजाय आप इन मर्मों को यूज करें, यू विल गेट गुड स्लीप, और वो स्लीप ब्रेन को रेस्ट कराएगी। गोली लेके सोने का फायदा नहीं है, क्योंकि ब्रेन तो वैसे ही सब मतलब बेहोश हो गया है, और जबकि ब्रेन के माध्यम से बॉडी रिकवर करती है। आज इसरो में एक लेडी ने पूछा था, ये सबकॉन्शियस माइंड, इसका मतलब क्या है, ये कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। तो मैंने यही बताया था कि जिस समय कॉन्शियसली हम अपने बाहरी जगत की चीज़ें देख रहे हैं, चाहे शॉपिंग कर रहे हैं, चाहे प्लान्स बना रहे हैं, तो उस समय जो कॉन्शियस ब्रेन है वो उसमें एंगेज्ड है। तो उस समय जो बॉडी को देख रहा है वो सबकॉन्शियस ब्रेन है, जिसमें कि सारा सॉफ्टवेयर है, और वो बॉडी को पूरा अपना सही स्थिति में रखता है। तो ये जो हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन है, अगर हमने ये स्लीप वाली गोली ली, सोने के लिए गोली ली, तो वो सबकॉन्शियस की एक्टिविटी नहीं होती, तो बॉडी रिकवर नहीं कर पाती। तो इसलिए प्रयास तो यही करना चाहिए कि बिना गोली के नींद आए। तो उसके लिए थोड़ा बहुत एक्सरसाइज और ये मार्ग भी इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। ब्रीदिंग इम्प्रूव हो जाए तो अपने आप नींद की सिचुएशन भी इम्प्रूव कर जाती है। तो ये हमारे हाथ के मार्ग हो गए। अगर कोई प्रश्न है तो आप रेज कर सकते हैं। गुड। तो हम टांग के बाद जी सर आपने बताया बेहोश होने के बाद यहाँ पे अपने को प्राइस करना है, तो पहले लेफ्ट लेना है राइट? वहाँ पर तो फटाफट मतलब थोड़ा ये दबाइए, थोड़ा ये दबाइए, राइट लेफ्ट दोनों को फटाफट दबाइए। कोई ऐसे वन इसका वो नहीं है। और 2 जने हैं तो
दोनों को साथ साथ भी दबा दिए और पैर के भी दबा सकते हैं चारों। तो ये तल हृदय, 4 तल हृदय हमारे पास है जिनके माध्यम से हम हार्ट की बीटिंग सपोर्ट कर देते हैं। तो इस तरह से ही नींद के लिए दोनों बाजू दबाने का एक ही बात। नहीं दोनों, नींद के लिए नींद के दोनों। यस ये कभी भी एक हाथ नहीं, दोनों हाथ हमेशा। अगर इधर दर्द हो रहा तो ये नहीं है कि इसी को करना है, करना दोनों पे है, बैलेंसिंग करनी है। ये सब एनर्जी बैलेंसिंग है बॉडी में, तो हमेशा दोनों साइड पे करेंगे। हाँ दे सकते हैं, लेकिन हम ये क्लेम नहीं करेंगे कि उसको प्रेस करने से ब्लॉकेज खुल जाएगा। ये हार्ट को सपोर्ट दे रहा है, ब्लॉकेज कितनी है क्या है वो डिपेंड करेगी। और मेरा अपना अनुभव कहता है कि ब्रीदिंग के माध्यम से ही ब्लॉकेज खुलती है, वो बिल्कुल टेस्टेड है। क्यों? ब्रीदिंग के माध्यम से खून में अग्नि होती है, जब खून गर्म होगा तो उसका जो मूवमेंट है वो इजी हो जाता है, रास्ता खुलता है। जो ये कैल्सिफिकेशन है या थिकनिंग है, ये सब मतलब खून भी हल्का होता है। और दूसरी तरफ ये सारे रास्ते खुलते हैं। जब रास्ते खुल गए, नालियाँ इजी हो गई, तो हार्ट का काम आसान हो गया। तो हार्ट का जो रियल परेशानी है वो हमारी आर्टरीज और वेन्स से है, जिनमें कि खून को बहना है। उसकी थिकनिंग की कोई बात ही नहीं करता, हम खाली कोरोनरी आर्टरी को सोच रहे हैं। जय श्री कृष्ण सर। आज मेरी उम्र 59 है और मेरी जब 10 साल की उम्र थी तो किसी ने कह दिया कि ये इसको सांस फूल रही है, तो डॉक्टर के पास ले गए, एक्सरे करवा दिया। तो डॉक्टर ने कहा ये 7 दिन के बाद मर जाएगा। तो पूछा कि भाई ये क्यों है, तो कह रहे कि इसका जो हृदय है इसके अंदर छेद हो गया है, तो वो खून गलत दिशा में जा रहा है। तो आप उसके लिए कुछ हमें बताएं तो। नहीं, अभी तो आप 50 साल जी गए हो। 59 पूरा किया। हाँ तो फिर कहाँ छेद है? अब तो छेद है ही नहीं। अब तो छेद बाद में, इस समय पहले क्लास जी। तो हम मतलब ये हमारे हाथ के मर्म हो गए। जल्दी से घनी वक्त हिंदी में बोले या हाँ हिंदी में। अच्छा, कभी कभी क्या है कि ये हाथ जूठा पड़ जाता है, नमनेस हो जाता है। जी। तो उसमें ये सारा यहीं से शुरू करें। नमनेस का मतलब ही है कि प्राण नहीं आ रहा है, तो बस आप ये तल हृदय से शुरू कर लीजिए, इसी से हो जाए। हाँ ये करके, और फिर ये 3 तो कर ही लीजिए। देखिए ये 3 जो मर्म है, तल हृदय मर्म, क्षिप्र मर्म, और इसको तो आप कोई भी कैसा भी हो इनको फटाफट कर दीजिए, क्योंकि ये 3 वाइटल ऑर्गन्स है। हार्ट है, एंडोक्राइनल सिस्टम है और ब्रेन है। तो इन तीनों को तो अलर्ट कर ही देना चाहिए कि भाई जागो यार, कुछ गड़बड़ हो गया है। तो इसलिए ये 3 मर्म आप जरूर कर दीजिए और देर तक करिए। ऐसा नहीं कि एक बार किया और कुछ नहीं हुआ। 5 मिनट, 10 मिनट। ये जो लेडी थी इनको लगभग शायद 4 मिनट लगा था पल्स वापस आ गया। तो वो करते रहना है, मतलब ऐसा नहीं, और आएगा वापस। यहाँ से 4 और उससे ऊपर 4 ऐसे दो ना। करेक्ट। अब
मैं जल्दी से टांगों के मार्ग रिपीट कर लेते तो उसके बाद क्वेश्चंस। तो ये जो है हमारा तल हृदय मार्ग भी यहाँ पर है, और जैसे मैंने कहा था ये टांगों के मार्ग करना तो बहुत आसान है। ये पैर वाला तो आप किसी भी तरह से ऐसे रख लीजिए तो ऐसे भी हो जाता है, इस हाथ से इस हाथ से भी हो जाता है, तो जैसे भी यहाँ रख के भी हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि ये हम नहीं कर सकते वाली बात। फिर इसी तरह से ये भी मार्ग यहाँ पर क्षिप्र मार्ग, ये भी बड़ा आसान है। इस सामने ही रख के और आपका ये जैसे राइट लेग है तो लेफ्ट हैंड, और ये बड़ी आसानी से यहाँ पर दोनों के बीच में आपने डालना है अंगूठा। जी ये वाला जो हम कर रहे हैं ना अभी, ये क्षिप्र मार्ग है, तो ये भी वही हार्मोनल, इसका पर्पज एक ही है। देखिए जो टांगों के मार्ग में वो नाभि से नीचे वाले भाग को देख रहे हैं, और हाथों के मार्ग नाभि से ऊपर वाले को देख रहे हैं। काम दोनों का एक ही है। जी। तीसरा मार्ग जो बड़ा मार्ग है वो ये गुल्फ मार्ग। तो गुल्फ वाला मैंने कल आपको बताया था। ये वाला मार्ग क्या है कि हम इसको अगर ये मिल गया तो आपको पक्का होगा कि हाँ मिल गया, क्योंकि ये टक टक करता है। तो टक टक हो रहा है तब तो सही है, नहीं हो रहा है तो आपने थोड़ा इधर उधर दाएं बाएं ऐसे देख के आपको मिलेगा। और ये जरूर आप 90 डिग्री पर लाइएगा। अगर आप ऐसे रखोगे तो अंदर रहता है तो नहीं मिलेगा। तो इसको 90 डिग्री लेकर और हम इस तरह से ये हमें, तो ये बड़ी आसानी से, पेनफुल है मतलब इसमें दो राय नहीं है, लेकिन ये बहुत जल्दी आपको आराम देता है। और मेरा अनुभव यही है कि जिनको टांगों की प्रॉब्लम है, फर्स्ट थिंग हम देखते हैं कि वो सूजन उसी समय कम होती है, जिसका मतलब है कि प्राण का फ्लो हुआ, ब्लड फ्लो शुरू हो गया, तो आधा काम हो गया। इसके बाद अगला मार्ग इंद्रवस्ती, तो वो भी हमने बताया था जहाँ से ये काफ मसल शुरू होती है, या फिर आप ऐसे 8 उंगली इस टकने से देख लें तो ये उसी जगह पर आता है। और ये 4 उंगलियां नीचे से रखकर प्रेशर हमने यहाँ से देना है, लेकिन यहाँ से हम थोड़ा सपोर्ट ले लेते हैं, और ताकि ये हम नीचे से उंगलियों को अच्छा दबा सके। तो ऊपर ऐसे रख के प्रेस कर, प्रेस थोड़ा प्रेस 0.8 सेकंड रोकिए वहां पर, और फिर ये तो ये हमारा इंद्रवस्ती मार्ग हो गया कि नीचे की साइड से जैसे वेरिकोज वेन्स, इस तरह की जो चीजें हैं, ये इंद्रवस्ती मार्ग उनको खोल लेगा। और फिर ये हमारा जानु मार्ग है। तो जानु मार्ग हम ये फ्रंट में जो अंगूठे का पैड है इसको यहाँ फ्रंट पे रखिए, और उंगलियां साइड में ऐसे लिए। तो पीछे जो ये हड्डी कार्टिलेज का है, इसी के सामने आपने ऐसे साइड में, दोनों साइड में बाहर को लगाना है, और फिर ऐसे प्रेस, ये फिंगर्स हमारी इस तरह से। तो ये हमारे जानु मार्ग हो गया। और ये उंगली यहाँ पर है, उसको आप वज्रासन में बैठ जाते हैं, तो ये हमारे हो जाते हैं। अब हम ये प्रश्न लेते हैं, अच्छा प्रश्न है कि साइनस के लिए कौन सा मार्ग है। देखिए साइनस के लिए पहले हम साइनस को समझ लें कि साइनस प्रॉब्लम क्या है। तो साइनस की प्रॉब्लम यही है कि ये यहाँ पर नाक में हमारी एयर कंडीशनिंग में क्या कि जो श्वास हम ब्रीथ करते हैं, ये उस श्वास को बॉडी टेम्परेचर पर लाता है। मान लीजिए बाहर गर्मी है, पर हम उस हवा को लेंगे तो गर्म हवा अंदर जाएगी, तो ये उसको कूल डाउन कर देते हैं। और अगर बहुत सर्दी है बाहर, बहुत ठंडी हवा है, तो ठंडी हवा यहाँ से जाएगी तो फेफड़े में आने से पहले गर्म हो जाएगी।
तो ये साइनसेस हमारी एक तरह से एयर कंडीशनिंग सिस्टम है। दूसरा ये जो एयर पोल्यूशन है उसको भी ट्रैक करते हैं। हमारे यहाँ नाक में पहले तो बाल हैं, एयर फिल्टर है, तो उसमें सारा डस्ट पार्टिकल ये वो, उसके बाद साइनसेस में भी दूसरा लेवल है जहाँ पर कि कोई भी वायरस अगर है तो ट्रैक होता है। तो ये हमारा डेली ड्रेन होना चाहिए। तो डेली ये जो जल नीति कहा जाता है, ये मतलब हमारे 6 क्रियाएं होती है योग में इन चीजों की सफाई के लिए। तो जल नीति का लोटा अभी आश्रम में भी अवेलेबल है और उसमें आप पानी लेते हैं, उसकी टोटी यहाँ लगाते हैं, मुंह खुला रखना है, मुंह से सांस चलती है और हम ऐसे सर ऐसे झुकाएंगे, थोड़ा आगे झुककर ऐसे झुकाएंगे तो वो पानी यहाँ से ऊपर जाता है और दूसरी नाक से बाहर आएगा। अगर ये नाक बंद है, बीच में छेद बंद है, तो वो पानी नहीं बहेगा, तब थोड़ी परेशानी हो सकती है। तो थोड़ी देर तक रोकना है, बूंद बूंद करके खुलता है जनरली, नहीं खुला तो नीचे करके जोर से ऐसे स्नीज आउट करना है तो वो खुलेगा। एक बार नहीं खुला आप दूसरी बार करिए, दूसरी बार नहीं खुला तीसरी बार करिए, लेकिन खुलेगा, गारंटेड है। क्योंकि वो कफ होता है, थोड़ा हार्डन्ड हो जाता है और गर्म पानी से एक बार में खुल जाएगा तो पानी अपने आप आएगा। हमने पानी खींचना नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, उसको ब्रीद इन करने का प्रयास करते हैं तो एकदम मारता है, तो वो नहीं करना। तो आपको कुछ, और सबसे सिंपलेस्ट है, तो जब ये पानी यहाँ होता है तो ये सारे साइनसेस में फैलता है और सारे साइनसेस में फैल के जितना वो जितनी देर तक बहेगा तो बहुत तो उसी में आ जाता है, लेकिन उसके बाद वो पानी जब हम लोटा नीचे कर लेते हैं तो छेदों में पानी रुक जाता है। अब हम ऐसे झुक के जोर से करेंगे तो आप देखोगे कि बौछार आएगी और उस बौछार में वो सारे साइनस में जितना भी मक है वो बाहर आ जाता है। तो इसलिए पहले साइनसेस को क्लीन कर लिया है, तो उसके बाद आप देखेंगे कि आपको कोई ना तो उसमें स्प्रे करना है या ये चीजें, तो बेस्ट तो हम यही कहते हैं। फिर दूसरी चीज है कि यस, ये स्टीमिंग भी अच्छी चीज है, स्टीमिंग से भी, और ये सुबह शाम भी की जा सकती है। तीसरी चीज यही है कि आप एब्डोमिनल ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करके पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम को बेटर करिए। बाकी जिस समय एक मतलब अगर वो साइनस कम, ब्रीदिंग ट्रबल मतलब कि जैसे ब्रोंकियल आस्थमा हो गया या फुल आस्थमा हो गया, तो वो चीज़ अलग है। वहाँ पर अगर स्पाज्म हुआ है तो उस समय तो आपको इनहेलर वगैरह जो भी आप ले रहे हो दैट इज, लेकिन नॉर्मल टाइम में हमें प्रयास करना चाहिए कि हम अपनी दिस लंग हेल्थ को इम्प्रूव कर लें। और वो ये जो ब्रीदिंग हम आपको दिखाते हैं, उस ब्रीदिंग से लंग्स हेल्थ, और जितना भी हमने ये सुबह के टाइम हम 4 क्रियाएं करते हैं, तो वो 4 क्रियाएं पूरी रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी, मतलब ये जो नेक और चेहरे के जितने भी नर्वस सिस्टम है, यही सबसे बढ़िया। तो यहाँ पर कोई स्पेसिफिक मर्म नहीं है। हाँ, ये हम ये कह सकते हैं कि स्थापनी मर्म है, सिंघाटक मर्म है और ये फणा मर्म है। इतने तो आप जरूर यूज कर सकते हैं। अदरवाइज जो होलिस्टिक यहाँ पर अप्रोच है, तो उससे ये साइनस वाले इशू काफ़ी बेटर, मतलब बड़ी आसानी से होती है। और जो स्नोरिंग का है, तो स्नोरिंग का भी कोई मर्म नहीं। स्नोरिंग की चीज़ भी हम आपको मॉर्निंग की जो मतलब पिछले 4 दिन से जो क्लासेस हो रही हैं उनमें हम आपको ये देते हैं, जिसमें इनडायरेक्टली यहाँ के सारे मर्म यूज़ करते हैं कि हम ये चिन को नेक डिप में लगाकर
और पेट की धोखली चलाते हुए ऐसे तो यहाँ इरिटेशन करेगा और उस इरिटेशन से यहाँ का कफ निकलेगा। तो अपने आप ही हमारी जो ब्रीदिंग मतलब ट्रबल है, ये जो स्नोरिंग है, स्नोरिंग इज प्राइमरली हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम ब्लॉक्ड होता है। और खास करके सोते हुए जब सबकॉन्शियस ब्रीदिंग हो रही तो वो ब्रीदिंग हो ही नहीं पाती, तो फिर हम मुंह से सांस लेने लगते हैं और तब ये स्नोरिंग बढ़ती है। अगर आप किसी को स्नोरिंग करते समय देखें तो काफी स्ट्रगल कर रहा होता है सांस लेने के लिए। तो इसलिए स्नोरिंग के लिए हमने मतलब ये यहाँ पर मर्म दबाने नहीं है, इनडायरेक्टली आपने करने हैं। तो इनडायरेक्टली मर्मों का मैंने सारा जो ध्यान दे रहे हैं तो उसमें यही है। दूसरा जो उज्जयी क्रिया होती है वो भी इसके लिए अच्छा मर्म है कि ये जो हम ऐसा करके और गहरी सांस खींचेंगे, तो सांस की नली को सिकोड़ कर और सांस को उसके थ्रू से डाल के तो वो कफ जो है वहाँ का हटाता है। और ये चीज़ जिस समय आपको परेशानी हो उस समय नहीं ये चीज़ जिस समय आप ठीक ठाक है उस समय की जाएगी। जिस समय मान लीजिए ब्रीदिंग ट्रबल हो रहा है तो उस समय तो आपने इनहेलर है जो भी आपका उस समय आप ले रहे हो वो लेना है। लेकिन जिस समय नॉर्मल हेल्थ में या एवरी मॉर्निंग इसको ये हमारी एक हेल्थ का रूटीन होना चाहिए कि रूटीन में जैसे हम नहाते हैं तो ये जो पूरा उंगलियां तीनों उंगलियां खूब आप अंदर तक गले में डालिए और नॉस्ट्रल्स का ये जल नीति वाली क्रिया, आंखों को भी पानी में डुबाइए और इस तरह से। तो ये सब चीज़ें एक तरह से क्लेंसिंग में आ जाती हैं। बाकी जो पेट की सफाई है वो मैंने शायद कल पता नहीं इंडिविजुअल बताया था कि आप सुबह उठते ही पहले 1 लोटा पानी तो पी लीजिए। सीनियर्स थोड़ा मे बी अगर आपको पेशाब वगैरह बार बार पहले ही वैसे जा रहे हैं पानी पी के और भी हो तो वहाँ पर आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। लेकिन यंगस्टर्स जो हैं 50-60 वाले तो 1 लोटा मतलब 1 लीटर पानी तो आप सुबह उठ के पहला काम बिस्तर में ही रखिए रात को और 1 लीटर पानी पी के ही आप बिस्तर छोड़ो। तो वो 1 लीटर पानी आपके पेट को एकदम फ्लश कर देता है क्योंकि खाना सब बचा हुआ है। अब पूरा वो फ्लश करेगा पेट, यहाँ इस पेट को फ्लश कर देगा। हम किचन में सब बर्तन धोते हैं, ये भी किचन है, यहाँ कभी नहीं धोते, डेली धोना है। तो जब हम पूरा पीते तो एकदम छोटी आंत में आ जाएगा सारा पानी। अब वो छोटी आंत में पूरा पानी ब्लड में आएगा और अब वो ब्लड को धोएगा तो यूरिन। तो इस तरह से आप इसको देखिए कि ये पानी जो है एक्चुअल में स्टमक तो बिल्कुल फ्लश कर रहा है, उसके बाद वो सारा 1 लीटर पानी खून में आया और अगले 3-4 घंटे में सारा पानी पेशाब के तौर पर बाहर आ जाएगा। तो वो खून से सारा टॉक्सिन निकालता है, किडनीज की हेल्थ इंप्रूव होती है। नहीं, इसमें सुबह के इस पानी में, क्योंकि ये पानी धोने के धुलाई हो रही है। पानी के 2 कार्य हैं, एक तो ये धुलाई करता है, जैसे कि कपड़े धोने हैं तो उसमें आप नींबू नहीं डालो। लेकिन अगर हमने अन्य चीजें हैं तो जिस समय हम भोजन कर रहे हैं, अगर हमने जैसे शहद लेना है या इस तरह की चीजें तो वहां पर उसको
क्या कहते हैं उसको, एक पान के रूप में यूज़ करते हैं कि उसके साथ पान किया जाता है कि पानी में जैसे दवाई ले रहे हैं तो वहाँ पर पानी क्या काम कर रहा है कि दवाई को खून में ले जा रहा है। इस तरह से इसके दो कार्य हैं। जैसे भोजन का रस निकला तो उस रस को खून में पानी ही ले जाएगा। तो जब हम पाचन के बाद भोजन करते समय ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, कम से कम, और 2-3 घंटे के बाद बीच में प्यास लगे तो भी थोड़ा ही लीजिए, ज़्यादा नहीं। गर्मियों में भी थोड़ा लीजिए ताकि वो भोजन का जो मंथन है वो अच्छा हो जाए। सुबह गुनगुने पानी में हल्दी के साथ सब पीते हैं? नहीं, इसमें कुछ नहीं मिक्स करें। प्लेन वाटर? हाँ, बिल्कुल प्लेन वाटर, क्योंकि उसका काम है बिल्कुल जस्ट फ्लशिंग। नहीं तो कुछ भी डाल देंगे वो रुक जाएगा, इधर उधर रुकने लगता है, क्योंकि अब बॉडी देखती है कि इसमें तो कुछ है, इसका क्या करना है। सो अगर आपने सादा पानी पिया तो इंस्टेंटली बिल्कुल वो आपको पता ही नहीं लगेगा कि यहाँ 1 लीटर पानी है। पानी के बदले छाछ पीना चाहिए। ना जी, सुबह में 1 चम्मच शुद्ध घी भी पीना है साथ में? वो चीज़ आपकी इंडिविजुअल है, वो कर सकते हैं। जो आप मतलब जो इस ये सब पर्सनल वो है, लेकिन जो पहला काम है आप घी को एक तरह से लुब्रिकेशन के रूप में देख सकते हैं, पर उसको हम जब मतलब मेरे अपने निजी मतलब विवेक में ये है कि उसको आप बाद में मतलब चाय पानी या इस तरह का तब आप 1 चम्मच घी ले सकते हैं, उसमें कोई ऐसा वो नहीं। लेकिन जो